बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स में क्या चीज़ पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, मॉडल्स पढ़ेंगे। ये दो मॉडल्स हैं एंजाइम्स के। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर और फैक्टर्स होते हैं एंजाइम से, और रिएक्शन कैसे उसका डिस्ट्रॉय होता है या उसका रिएक्शन तेज़ होता है, ये चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद टर्म्स होंगे कुछ, वो पढ़ेंगे। और लास्ट में जो है हम एमसीक्यूज करेंगे, वो भी पास पेपर्स के जो एमडीकेट में आए हुए हैं। सबसे पहले एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। तो एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन में हम जो वर्ड पढ़ेंगे एंजाइम, इनका मतलब है इनसाइड, और जाइम का मतलब होता है यीस्ट। यानी एंजाइम पूरा जो है वो यीस्ट से लिया गया है, इसका यही मतलब है। एंजाइम का मतलब होता है इंट, यानी जो इंटरनली वर्क करे और इंटरनली रिएक्शन करे। आगे हम जाके इसके पूरे रिएक्शन पढ़ेंगे। तो वो एंजाइम जो इंटरनली रिएक्शन करता है, ठीक है, अपने सबस्ट्रेट के साथ, तो उसे एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट में आ जाता है प्रोटीन और आरएनए। यानी एंजाइम बायोलॉजिकल एक्टिवेटर होता है और वो प्रोटीन्स और आरएनए का बना होता है। यानी अब ये नहीं कहा जा सकता कि प्रोटीन और आरएनए एकदम उसके पास मतलब मौजूद है। पहले जो एंजाइम डिस्कवर किया गया था वो देखा गया था कि पूरा प्रोटीन्स का बना हुआ है, तो उसे जाहिर सी बात है एंजाइम नाम दिया गया और उसे कहा गया कि इट इज़ अ प्रोटीनियस इन नेचर। उसके थोड़ी बाद मतलब साइंसदान थे जो जिन्होंने डिस्कवर किया कि एक राइबोजाइम था जिसका नाम एंजाइम था। राइबोजाइम नाम के एंजाइम को उन्होंने डिस्कवर किया, जिसके स्ट्रक्चर में उन्होंने देखा कि आरएनए मौजूद था। फिर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ख़त्म किया कि एंजाइम्स सोलोली और डिपेंड ऑन प्रोटीन्स नहीं, वो प्रोटीन्स के मुकम्मल तौर पे बने होते हैं। ये बात भी मतलब सही नहीं है। प्रोटीन्स तो होती है उसमें मौजूद, ये माना गया, पर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आरएनए से बने हुए होते हैं। जैसे राइबोजाइम, ये एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए का बना होता है। उसके बाद एंजाइम ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, यानी प्रोटीन्स का बना हुआ हो चाहे आरएनए का बना हुआ हो, होता ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं हो सकता। इनऑर्गेनिक उसमें पार्ट ऐड हो सकते हैं, उसमें जो एडिशनल हो सकती है, उससे कोई चीज़ आगे अटैच हो सकती है। वो आगे हम जाके पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स यानी एंजाइम्स के साथ कोई चीज़ अटैच हो तो उसे क्या कहा जा सकता है, और एंजाइम्स के साथ क्यों कोई इनऑर्गेनिक चीज़ें अटैच होती हैं। बहरहाल जो एंजाइम है वो ऑर्गेनिक होता है। उसके बाद ये यीस्ट से पहले लिया गया था, तो एंजाइम को अब जो है उससे मतलब कहा जाता है कि ये यीस्ट है। उसके बाद एंजाइम्स डिस्कवर्ड एज डायटेस्ट, यानी ये जो पहला एंजाइम था, यानी फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड एट डायटेस्ट, यानी एक डायटेस्ट एंजाइम है, ठीक है, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था। एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई, ये कोई किसी बुक में लिखा नहीं हुआ, ये इंटरनेट और जो है एमसीक्यूज़ वाले बुक्स में लिखा हुआ होता है मोस्टली। ये हमारे सिलेबस में या हमारे फेडरल पंजाब या सिंध बुक में लिखा नहीं हुआ। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर इन नेचर, एंजाइम्स ग्लोबुलर नेचर होते हैं, 3D होते हैं, यानी 3D स्ट्रक्चर उनका होता है। अब ग्लोबुलर क्या है? ग्लोबुलर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, इसी वजह से हम एंजाइम को कहते हैं कि वो ग्लोबुलर नेचर होते हैं। उसके अलावा आ जाएं तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं। अब टर्शरी भी प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है, जैसे प्राइमरी प्रोटीन्स होती हैं, सेकेंडरी प्रोटीन्स होती है, टर्शरी प्रोटीन्स होती है और क्वाटरनरी प्रोटीन्स होती है। तो एंजाइम्स के बारे में क्या कहा जा सकता है कि वो टर्शरी स्ट्रक्चर की होती है। ये हम स्ट्रक्चर जाके आगे पढ़ेंगे। तो जो है स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन्स का, चाहे वो एंजाइम्स का, तो वो टर्शरी होता है। उसके बाद एंजाइम्स पूरे प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, यानी हमने पहले भी कहा कि एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, पर वो आरएनए के भी बने
होते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं। इसीलिए ये वर्ड पुराना वर्ड है, ये वर्ड अगर आ जाए तो कह सकते हैं कि प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, क्योंकि मोस्टली प्रोटीनियस होते हैं इसी वजह से। पर ये हमें जहन में रखना चाहिए कि वो आरएनए इन नेचर भी हो सकते हैं। आगे चलें तो enzymes are the most important group of proteins which are biological active। यानी एंजाइम्स वो ग्रुप हैं प्रोटीन के जो बायोलॉजिकल एक्टिव होते हैं। अब प्रोटीन्स तो मोस्टली इनएक्टिव भी होती हैं, मोस्टली जो डॉर्मेंट फेस में भी होती हैं, पर ये वो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं, वो ये ग्रुप है जो बायोलॉजिकल एक्टिव होती हैं, यानी ये फंक्शनल होती हैं। और इन इसी फंक्शन के वजह से, इसी एक्टिवेशन की वजह से इसे नाम दिया गया है प्रोटीन, ये एंजाइम। तो ये ट्रेमेंडसली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड आर स्पेसिफिक फॉर एन ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। ये बहुत जल्दी जो है वो किसी एफिशिएंसी को इंक्रीज करती हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन। अब बायोलॉजिकल रिएक्शन एंजाइम कौन से करवाता है, वो आपको मालूम है कि मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस होते हैं वो जो है वो कौन करवाता है, वो एंजाइम करवाता है। तो ये ट्रेमेंडसली जो इंक्रीज करवा रहा है एफिशिएंसी, वो कौन करवा रहा है, एंजाइम्स करवाते हैं, वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन परफॉर्म बाय एंजाइम, वो इसी वजह से कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाता है। उसके बाद वो स्पेसिफिक होता है हर रिएक्शन से। अब ये स्पेसिफिसिटी जो है, जो उसकी एंजाइम्स की स्पेसिफिक क्यों होते हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये स्पेसिफिक क्यों होते हैं। वो उनकी अमाइनो एसिड्स की वजह से ये स्पेसिफिक कहे जाते हैं। अमाइनो एसिड्स उसमें कौन से मौजूद होते हैं और क्यों होते हैं, वो स्पेसिफिक क्यों होते हैं, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। विदाउट एंजाइम द रिएक्शन इज़ टू स्लो एंड लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। अब विदाउट एंजाइम रिएक्शन नहीं होते। हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जाके कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या फ़र्क होता है। यही फ़र्क होता है कि वहाँ इनऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होते हैं वो मेटल्स, मेटाबॉलिक्स नहीं होते, जो मेटालिक आयंस होते हैं वो करवाते हैं इनऑर्गेनिक, और जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम्स करवाते हैं। तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहें, मतलब वो उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शन कह सकते हैं। मुख्तलिफ भी होते हैं जो बाहर भी करवाए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, पर मोस्टली जो है होते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। इसी वजह से जो है वो एंजाइम कंसर्न और रिलेटेड होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन से। उसके बाद एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंजाइम्स हंड्रेड्स यानी कितने ही जो है अमाइनो एसिड्स मिलके ये बनाते हैं प्रोटीन्स को। अब क्यों अमाइनो एसिड्स क्यों बनाते हैं, ये एक अलग से टॉपिक है, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि अमाइनो एसिड आर बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स जो होते हैं बने हुए होते हैं प्रोटीन से, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन्स बने हुए होते हैं ये अमाइनो एसिड से, तो बेसिक यूनिट जो हो जाता है एंजाइम्स का वो अमाइनो एसिड हो जाता है। और प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स बनाती हैं। which join together and coiled upon themselves for globular structure। अब ये पहले पढ़ चुके हैं कि ये 100 ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। और पॉलीपेप्टाइड्स भी से बोल सकते हैं। वो किस स्ट्रक्चर के बनेंगे, वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के बनेंगे। अब ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हमें जहन में रखना है। ये एमसीक्यू बार बार जो है ना रिपीट हो चुका है एमडीकेड में कि एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है या एंजाइम्स किस नेचर के प्रोटीन्स हैं या किस नेचर के होते हैं, तो वो ग्लोबुलर आप वहीं टिक कर सकते हैं। द कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर नॉन एज एक्टिव। अब यहाँ पूरी डेफिनेशन दी गई है, ये तो हम आगे जाके इस पर पूरी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे द कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड है यानी परफॉर्म करते हैं।
इसका मतलब है कि एक स्मॉल पोर्शन है, स्मॉल स्ट्रक्चर है जो एंजाइम के साथ होता है, उसे एक्टिव साइट कहते हैं। यानी एक्टिव साइट किसे कहते हैं? जो एंजाइम के साथ, ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक इसकी रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन हो गया, ठीक है। हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्टिव साइट, जो कैटालिटिक एक्टिविटी करवाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैटालिटिक एक्टिविटी करवाती है। आगे हैं तो रिएक्टेंट कॉल्ड सबस्ट्रेट। अब ये रिएक्टेंट कॉल्ड सबस्टेंट, अब ये रिएक्टेंट कौन से हैं? ये वो रिएक्टेंट हैं जो इस एंजाइम के साथ आके अटैच होंगे, ठीक है। ये एंजाइम के साथ आके उस साइड पे जहाँ वो पोर्शन है, एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के साथ आके रिएक्शन करेंगे, उसको कहा जाता है रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट तो हम ऐसे बोलते हैं, बाकायदगी से उसका नाम दिया गया है कि सबस्ट्रेट। अब जब सबस्ट्रेट का नाम आए तो समझा जाए कि वो रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम है, यानी वो एंजाइम से रिएक्ट करने के लिए आए। अब वो सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? अब हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हम जो खाते हैं पीते हैं, वो कौन सी चीज़ खाते हैं? एक तो फैट खाते हैं, फैट भी जो है वो सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं, क्योंकि फैट जाके रिएक्ट करेगा एंजाइम्स के साथ, एक्टिव साइट के साथ, और वो कन्वर्ट हो जाएगा अदर प्रोडक्ट्स में। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो जो जो चीज़ें हम खाते हैं, जो जो चीज़ें हम डाइजेस्टिव करते हैं, वो चीज़ें डाइजेस्ट होके हमारे जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। तो वो कैसे पूरी करती हैं? वो एक सबस्ट्रेट बन के एंजाइम के साथ वो रिएक्ट करके वो जाके आगे जाके वो प्रोडक्ट्स बन के हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करती है। अब हम थोड़े से अमीनो एसिड्स के बारे में बात कर लेंगे, और ये हम छोटे छोटे वीडियोस के ना पार्ट बना के वो यूट्यूब चैनल पे रखेंगे, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो इसी वजह से हम छोटे छोटे पार्ट्स बना के एक एक पेज के या एक एक टॉपिक के या दो दो टॉपिक्स भी आ सकते हैं एक वीडियो में, तो वो हम पार्ट्स बना के ए जैसे हो गया, बी पार्ट हो गया, ऐसे रखेंगे। पूरा मतलब एक लेक्चर रखेंगे एंजाइम के बारे में। तो बात करेंगे रेस्ट ऑफ बल्क ऑफ अमीनो एसिड्स मेंटेन द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम्स एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब उसको मेंटेन करना किसका काम होता है? एंजाइम्स का काम, अमीनो एसिड्स का काम होता है। एंजाइम को मेंटेन करते हैं अमीनो एसिड्स, क्योंकि एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन से और प्रोटीन्स बनी होती हैं अमीनो एसिड से। तो बल्क का यहाँ पे जो वर्ड आया है, यही वर्ड काम का है कि अमीनो एसिड्स का बल्क होता है, 1 2 3 4 नहीं, बल्कि हंड्रेड्स और मिलियन और ट्रिलियंस अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंजाइम। यानी एक ही बात हो गई, अगर एंजाइम्स प्रोटीन्स बना रहे हैं तो वो प्रोटीन्स ही जाके अमीनो एसिड्स जाके प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो वो प्रोटीन्स ही जाके एंजाइम्स बनाएंगी। तो एक ही बात हो गई अगर हम कहें कि बल्क ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म प्रोटीन, तभी एक ही बात है। अगर कहें कि ये एंजाइम्स बनाएंगे तो भी एक ही बात है, यानी प्रोटीन से आके एंजाइम बनाएंगे, मेन चीज़ ये आ गई। तो एक्टिव साइट अमीनो एसिड्स की होती है, हम पहले पढ़ के आए। एक्टिव साइट ये हो गई एक्टिव साइट, ठीक है, ये एक्टिव साइट हो गई। अब ये दो तरीके के अमीनो एसिड्स से बनी हुई होती है। अमीनो एसिड्स एक होते हैं फ्यू अमीनो एसिड जो अटैच विथ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट, यानी जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स अटैच होते हैं, ठीक है। बाकायदगी जो बकाया होते हैं अमीनो एसिड्स, जो हमने बल्क कहा, ये जो रिमेन है ना, ये बल्क है। जो बल्क अमीनो एसिड्स हमने कहा वो जो है अमीनो एसिड्स ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को बनाते हैं। एंजाइम्स का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनता कि 2-4 अमीनो एसिड्स आके बना के चले जाएं, नहीं, वो परमानेंटली बनाते हैं, बल्कि वो बल्क होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो जाके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं एंजाइम का।
तो एक्टिव साइट का भी हमें पता चल गया कि एक्टिव साइट किस चीज़ की बनी होती है, वो भी अमीनो एसिड्स की बनी होती है, ठीक है, और एंजाइम से अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। एक्टिव साइट और एंजाइम कोई अलग चीज़ नहीं होती है। एक्टिव साइट में एक ग्रुप होता है, जो एक पोर्शन होता है छोटा सा, उसको एक्टिव साइट कहा जाता है, जिसमें आके सबस्ट्रेट आके रिएक्टेंट आके रिएक्ट करके अपना प्रोडक्ट, एंजाइम अपना प्रोडक्ट फिर कन्वर्ट कर देता है, तो उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। इसकी कोई बड़ी डिटेल भी नहीं है ना, इस पर कोई ऐसा कोई एमसीक्यू मुश्किल आ सकता है जो आपको ना आए। उसके बाद सम एंजाइम्स आर स्लोली ऑफ प्रोटीन्स। अब ये कहा जा रहा है, मैंने पहले भी कहा कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्योरली प्रोटीन्स के होते हैं, अदर्स आर नॉन प्रोटीन्स पार्ट नॉन एज कोफैक्टर। अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, उसे कोफैक्टर कहा जाता है। अब कोफैक्टर्स के भी टाइप्स होते हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पे ये आप याद रख लें कि यहाँ से ये एमसीक्यूज भी हो सकता है, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है कि अदर्स आर नॉन प्रोटीन पार्ट्स नॉन एज कोफैक्टर, यानी प्रोटीन्स को छोड़ के जो नॉन प्रोटीन्स पार्ट होते हैं एंजाइम में, उसको कोफैक्टर कहा जाता है। कोफैक्टर्स के भी 2-3 फार्म्स होते हैं, जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, जैसे कोएंजाइम हो गए, एक्टिवेटर्स हो गए, ये उसके फार्म्स हो जाएंगे, वो आगे जाके नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ेंगे। अब कोफैक्टर का काम विच इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ द एंजाइम, यानी कोफैक्टर एक प्रॉपर फंक्शन करवाता है किसको, एंजाइम को। अगर कहा जाए कि ये एक मददगार है एंजाइम का, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब एक मददगार नहीं होता तो उस इंसान को उस चीज़ को काम करने में बहुत मुश्किल होती है। अब ये एग्जांपल, यहाँ एक बाइक का एग्जांपल ले लें। बाइक में अगर पेट्रोल नहीं है फॉर एग्जांपल, और आप बाइक पे बैठे हुए हैं, अब बाइक कैसे चलेगी, नहीं चल सकती। तो ये एक पेट्रोल का काम करता है एंजाइम में, जैसे आप पेट्रोल डालेंगे बाइक में तो बाइक चलने लगेगी। तो वैसे ही कोफैक्टर एक पेट्रोल का काम कर रहा है किस चीज़ में, एंजाइम के साथ। अगर एंजाइम के साथ कोफैक्टर होगा तो एक प्रॉपर और एसेंशियल वर्क होगा, फंक्शन भी होगा, और उसे फंक्शनल एंजाइम भी कहा जाता है जो कोफैक्टर मतलब ऐड होता है जब। तो कोफैक्टर यूजुअली वर्क एज ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अब ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको शो करवा दूँ कि ये चीज़ क्या कहना चाहता है कि एंजाइम, ये कोफैक्टर जो है वो ब्रिज होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। अब ये एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, सही है। अब ये यहाँ पे आके अटैच होगा, ठीक है, पर इसको जगह नहीं, यहाँ अटैच तो हो गया पर यहाँ से ये जगह बच रही है, तो यहाँ आके कोफैक्टर आके उसकी जगह फिल करेगा। ये आके यहाँ पे लगेगा और ये आके इसकी जगह फिल कर देगा, मतलब एक एक्टिव साइट फिल हो जाएगी और ये फंक्शन करना शुरू कर देगा। मैंने कहा ना पेट्रोल वाला काम, ये यहाँ तक आएगा, इसमें अटैच होगा पर फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन क्यों नहीं हो रहा था, यहाँ से थोड़ी सी स्पेस बच रही थी, काम करने में मुश्किल हो रही थी, तो कोफैक्टर आया इसमें लगा के और फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ें ये इसी को बयान कर रही थी।